स्टूडेंट, वेलकम टू उज्ज्वल लो क्लासेस। आज मैं कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में आर्डर 7 रूल 9, इसमें आर्डर 7 में मैंने आपसे पहले वीडियो में आर्डर 7 रूल 1 के बारे में बताया था। उसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है रूल 9 है। जब वादी जो है वाद संस्थित कर देता है तो प्रतिवादियों पर समन के लिए कदम उठाएगा वादी, और वो कितने दिन में उठाना चाहिए? 7 डेज में, 7 दिन में। और उसके साथ वाद पत्र की प्रति भी होनी चाहिए समन के साथ। ठीक है जी। तो तभी तो डिफेंडेंट ने पता लगेगा, प्रतिवादी ने पता लगेगा मेरे विरुद्ध क्या हुआ। तो वहां ये मैंडेटरी प्रोविजन है कि जैसी वादी वाद पत्र दाखिल करता है तो वाद पत्र की प्रति समन के साथ जो है प्रतिवादी पर भेजनी आवश्यक होती है। मैंडेटरी प्रोविजन है 7 डेज के अंतर्गत। अब देखा जाता है कि कई बार देखने में आया कि गलती से एक वाद जो है ऐसे न्यायालय में संस्थित कर दिया गया जिसको कि मामले की सुनवाई की अधिकारिता नहीं है, लेकिन ये सद्भावना पूर्वक किया गया था। तो वहां पर जो है न्यायालय जिसमें यानी कि एक न्यायालय जिस गलत न्यायालय में वाद संस्थित किया गया था, वह न्यायालय उस वाद पत्र को सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय में लौटा देगा। और जब सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय में लौटाएगा तो यहां ये न्यायालय जो है जो कि इनकॉम्पिटेंट कोर्ट था, वहां प्रश्नांकन करेगा कि किस कारण से ये मामला, ये वाद है, यहां सुनवाई योग्य नहीं है, और किस न्यायालय द्वारा सुनवाई योग्य है, प्रश्नांकन करके उस कॉम्पिटेंट कोर्ट को लौटा देगा। स्पष्टीकरण में आदेश 7 नियम 10 के स्पष्टीकरण में यह स्पष्ट किया गया है कि आदेश 7 नियम 10 की प्रक्रिया का अनुसरण अपीलेंट कोर्ट या रिवीजन कोर्ट भी कर सकता है। जब न्यायालय में गलत न्यायालय में वाद दायर किया गया और लोअर कोर्ट ने उसके आदेश को यानी कि प्रतिवादी की बात को नहीं माना और उसकी अपील या रिवीजन कर दिया गया, और अपीलेंट कोर्ट और रिवीजन कोर्ट ने यह समझा कि हाँ ये गलत हुआ, ये तो इनकॉम्पिटेंट कोर्ट में है, इसको कॉम्पिटेंट कोर्ट में ट्रांसफर कर देना चाहिए, तो अपीलेंट कोर्ट और रिवीजन कोर्ट भी उसको आदेश 7 नियम 10 के अंतर्गत वहां लौटा सकते हैं। अगर यहां आदेश 7 नियम 10 के अंतर्गत न्यायालय ने वाद पत्र लौटाने का आदेश दे दिया तो ये आर्डर 43 रूल 1A के अंतर्गत अपीलेबल आर्डर है, यानी कि इसकी अपील हो सकती है, इसकी अपील हो सकती है। यदि इसकी अपील कर दी गई अपीलेंट कोर्ट में और अपीलेंट कोर्ट ने देखा कि जो वाद पत्र को लौटाने का आदेश है वो सही है, और अपील में लोअर कोर्ट के आदेश की पुष्टि कर दी, तो अब जो है आर्डर 7 रूल 10B के अंतर्गत अपीलेंट कोर्ट जो है इसकी पुष्टि कर दी। अपीलेंट कोर्ट जो है वादी से कहेगा बताइए इसको खारिज कर दिया जाए या जो है प्रॉपर कोर्ट में भेज देना चाहिए। अगर वादी प्लेंटिव जो है यहां एप्लीकेशन देता है कि सर इसको जो है
प्रॉपर कोर्ट में भेज देना चाहिए। तो वहाँ जो है न्यायालय उसके आवेदन पत्र को स्वीकार कर सकता है और स्वीकार करने के पश्चात ये कहेगा कि आप जो है प्रॉपर कोर्ट में जो उपयुक्त न्यायालय है, सक्षम न्यायालय है, उसमें आप जो है वाद संस्थित कर सकते हो। ये 10B में कहेगा के अंतर्गत अपीलेंट कोर्ट। ठीक है जी। अगर इस आदेश की पुष्टि करता है लोअर कोर्ट के आदेश की कि हाँ आदेश 7 नियम 10 के अंतर्गत जो है वाद जो है प्रॉपर कोर्ट में लौटा देना चाहिए। अगर उस आदेश की वादी ने अपील करी आर्टिकल 43 रूल 1A के अंतर्गत अपीलेबल है और वहां अपीलेंट कोर्ट ने उसकी पुष्टि कर दी, तो यहाँ आदेश 7 नियम 10B के अंतर्गत जो अपीलेंट कोर्ट अगर पुष्टि करता है उसकी, तो वहां वादी जो है आवेदन दे सकता है कि सर मैं जो है ये मेरे पास सद्भावनापूर्वक हुआ था और मैं जो है एक कॉम्पिटेंट कोर्ट में इसको दावे को करना चाहता हूं। तो वहां जो है वह दावा करेगा और दावे की जो है यहाँ समन प्रतिवादी पर भिजवाएगा और फिर इस प्रकार से केस चल सकता है। ठीक है जी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस और प्री एग्जाम में आता है। अब एक चीज आती है कि वाद पत्र का नामंजूर किया जाना, रिजेक्शन ऑफ प्लेट। प्लेट यानी कि वाद पत्र का नामंजूर किया जाना, रिजेक्शन ऑफ प्लेट न्यायालय कर सकता है। वे कौन से आधार हैं जिन पर की रिजेक्शन ऑफ प्लेट हो सकती है? यहां पर आदेश 7 नियम 11 के अंतर्गत ऐसे 6 आधार बताए गए हैं जिनमें कि वादी का दावा जो है अस्वीकृत किया जा सकता है। और आदेश 7 नियम 11 के अंतर्गत जब वाद पत्र अस्वीकृत होता है तो यह सेक्शन 2 के सब क्लास 2 के अंतर्गत एक डिग्री होती है और डिग्री की वह अपील भी कर सकता है अगर उसका नामंजूर कर दिया गया, या उन्हीं तथ्यों के आधार पर अगर लिमिटेशन पीरियड बचा हुआ है तो उन्हीं तथ्यों के आधार पर जो है नया वाद भी ला सकता है। इसके बारे में बताऊंगा मैं आपसे। पहले है कि किस आधार पर जो है यहां वाद पत्र अस्वीकृत किया जाता है। अब ये 6 आधार हैं। अगर कोजोपेक्शन राइज नहीं होता, वादी जो दावा प्रतिवादी के विरुद्ध कर रहा है उस दावे में वाद कारण नहीं है, कोई झगड़ा ही नहीं है वादी प्रतिवादी में, वादी ने प्रतिवादी को तंग करने के आशय से एक बिना किसी कारण के ही मुकदमा कर दिया, कोजोपेक्शन है ही नहीं, तो वहां न्यायालय वादी के दावे को अस्वीकृत कर देगा, रिजेक्शन कर देगा। नंबर 2, अगर वादी ने यहां मूल्यांकन सही नहीं किया है, वैल्यूएशन वाद की सही नहीं की है और न्यायालय ने वादी को अवसर दिया कि आप जो अपने दावे का मूल्यांकन सही कर लो, समय दिया गया है, लेकिन वादी ने उस समय के भीतर अपने दावे का मूल्यांकन सही नहीं किया, तो इस स्थिति में भी वाद पत्र अस्वीकृत हो सकता है। तीसरा, वाद का मूल्यांकन तो सही किया लेकिन वहां पर अपर्याप्त अष्टांग शुल्क दिया गया है, यानी कि न्याय शुल्क अपर्याप्त दिया गया है। मूल्यांकन सही है लेकिन न्याय शुल्क सही नहीं है, अष्टांग पत्र जो है सही नहीं है। और न्यायालय ने वादी को समय दिया कि आपको समय दिया जाता है 10 दिन, 5 दिन, 1 महीना, जैसी भी स्थिति है न्यायालय पर डिपेंड करेगी, विवेकाधिकार है न्यायालय का। और उस वादी ने वहां उचित अष्टांग शुल्क अदा नहीं किया, तब भी वादी का दावा जो है खारिज जाएगा, अपर्याप्त अष्टांग। चौथा है, ये चौथा था। अब देखिए अगला है कि जहां वाद विधि द्वारा वर्जित है, वाद विधि द्वारा वर्जित है, बार बाई लो है,
सिविल न्यायालय को उस मामले की सुनने की अधिकारिता ही नहीं है। मान लो अगर कृषि भूमि के विभाजन के लिए उत्तर प्रदेश में दावा हम सिविल जज के समक्ष कर दें, सिविल न्यायालय में कर दें, तो उत्तर प्रदेश में कृषि भूमि का विभाजन करने की अधिकारिता, तकसीम करने की अधिकारिता सब डिविजनल ऑफिसर को है, एसडीओ को है, और किसी को नहीं है। सिविल न्यायालय को अधिकारिता है ही नहीं। सिविल कोर्ट को कृषि भूमि यूपी में कृषि भूमि को विभाजित करने की अधिकारिता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अमेंडमेंट करके 1954 में सिविल कोर्ट से ये पावर ले ली गई थी, और ये जो है यूपीजेडए एंड LR एक्ट 1950 की में धारा थी 176, उसके अकॉर्डिंग यहाँ कर दी गई थी 1954 में, एसडीओ को दे दी गई थी। वर्तमान में यूपी रेवेन्यू कोड की सेक्शन है 116, तकसीम की पावर जो है या एसडीओ को है, सिविल कोर्ट को नहीं है। तो यानी कि वाद अगर विधि द्वारा वर्जित है तो वहां भी यहाँ रिजेक्शन ऑफ प्लेंट न्यायालय कर सकता है। उसके बाद आता है कि अगर वाद में वादी आदेश 7 रूल 9 जो भी था, प्रतिवादियों पर समन के लिए 7 दिन के अंतर्गत कार्य नहीं करता या समन के लिए प्रक्रिया नहीं करता, तो वहां भी वादी का वाद खारिज हो जाएगा। लास्ट छठा पॉइंट है, अगर वाद पत्र 2 मूल प्रतियों में दाखिल नहीं किया गया है, तब भी यह आदेश 7 नियम 11 के अंतर्गत वादी का वाद अस्वीकृत किया जाएगा। जब न्यायालय आदेश 7 नियम 11 के अंतर्गत वादी का वाद निरस्त करता है तो वह डिग्री है। सेक्शन 2(2) के अंतर्गत वाद पत्र का अस्वीकृत किया जाना, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट 2(2) के अंदर स्पष्ट रूप से बताया गया है डिग्री है, और डिग्री जो पारित हो जाती है तो उसकी अपील भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर जो है ये डिग्री बनेगी, और नामंजूरी के जो कारण होंगे वहां पर न्यायालय आदेश 7 रूल 12 के अंतर्गत नामंजूरी के कारणों को लिखेगा कि वादी का वाद क्यों नामंजूर किया गया है। अब यहां जब डिग्री बनेगी तो उसके अगेंस्ट जो है आप अपील कर सकते हो। कहां होगी? सेक्शन 96 में अपील होगी सिविल कोर्ट में। यहां पर जो है आदेश 7 रूल 13 दे दिया, और उसके अंतर्गत यह बता दिया कि अगर यहां लिमिटेशन बचा हुआ है वादी द्वारा वाद प्रस्तुत करने का, तो वह उन्हीं तथ्यों के आधार पर दोबारा से वाद संस्थित कर सकता है। दोनों विकल्प हैं। अगर टाइम नहीं बचा है तो डिग्री की अपील कर दो, अगर टाइम बचा हुआ है तो क्या लिमिटेशन पीरियड बचा हुआ है 1963 के अंतर्गत, तो यहां जो है वो कर लो। लिमिटेशन एक्ट 1963 के अंतर्गत लिमिटेशन बचा हुआ है तो वाद संस्थित कर सकता है। तो दोनों विकल्प हैं यहां पर, ठीक है जी। अब आते हैं आदेश 7 नियम 14। आदेश नियम 14 के अंतर्गत जब वादी वाद पत्र संस्थित करता है तो उसके साथ जो है वह वाद पत्र के साथ जो डिस्प्यूट है अपने दावे के समर्थन में वे सभी दस्तावेज दावे के समर्थन में दावे के साथ प्रस्तुत करने पड़ेंगे उसने, और दस्तावेजों की एक सूची बनानी पड़ेगी।
लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट के अंदर सूची कैसे बनेगी, ऑर्डर 13 में बनेगी, सूची बताई गई है। वहां अगर उसने सूची बना के अपने दावे के समर्थन में सूची बना के दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं तो उनको जो साक्ष्य में नहीं पढ़ा जा सकता। वे साक्ष्य में नहीं पढ़े जाएंगे, साक्ष्य में जब भी पढ़ा जाएगा जबकि वे सूची सबूत से दाखिल किए गए हों अपने समर्थन में। अगर सूची सबूत से वो दाखिल नहीं किए गए हैं तो न्यायालय जो साक्ष्य में उन दस्तावेज को नहीं पढ़ेगा। उसके बाद क्या इसके बाद भी यहाँ दाखिल किए जा सकते हैं, दाखिल किए जाते हैं। इशूज फ्रेम होने तक आप यानी कि वादी एज ए राइट डॉक्यूमेंट दाखिल कर सकता है, उसके पश्चात नहीं। लेकिन उसका एक अपवाद है, वादी प्रतिवादी के साक्ष्यों की प्रतिपरीक्षा करते समय अपने समर्थन में प्रतिवादी की परीक्षा के समय जब साक्षी आए उनकी बात को काटने के लिए दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है। ठीक है जी। तो ये आदेश 7 के बारे में जो महत्वपूर्ण चीजें थी वो आपसे बताई मैंने। कल वीडियो में ऑर्डर 8 में WS रिटन स्टेटमेंट प्रतिवादी कितने दिन में दाखिल कर सकता है, उसके पास कितना प्रिस्क्राइब टाइम है, और मुजरा और प्रति दावा क्या होते हैं, मुजरा कितने प्रकार का होता है और मुजरा और प्रति दावे में क्या अंतर है, उसके बारे में कल वीडियो बताएंगे। धन्यवाद।